Hello students. So today we are going to study about the Dalton's atomic theory and the modified atomic theory. आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्लास 9th के अंदर स्टडी कर रखी है. डाल्टन ने 19th सेंचुरी में एक सिंपल थ्योरी हमें प्रोवाइड करी थी ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द मैटर, थ्योरी ऑफ द मैटर आप कह सकते हैं. उसके बेसिस पर उसने हमें प्रोवाइड करी थी अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. लेकिन बाद में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी, तो उसके बाद हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई थी, जो उसके कुछ पोस्टुलेट्स हम दोनों के देखेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के. नाउ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? ये हमें मैटर इज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल अल्टीमेट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. मैटर जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं. लेकिन बाद में क्या बोला गया, मैं आपको साथ साथ कंपेयर करके चलूँगी कि डाल्टन कैसे फेल होती गई थी और मॉडर्न कैसे आई थी. फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एक्चुअली में आई थी हमारी 20th सेंचुरी के अंदर आई थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. ये कब आई थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? जब हमारे थॉमसन आ गया, जे थॉमसन आ गया, जब रदरफोर्ड आया, नील बोर आया, जब जब इन्होंने अपनी डिस्कवरीज करी, तो उनके रिजल्ट को देखते हुए हमारे को मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की रिक्वायरमेंट हुई. उसके पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सही चल रही थी, बट जब ये हमारी क्या हुई, डिस्कवरीज हुई, थॉमसन्स ने करी, रदरफोर्ड ने करी, नील बोर ने करी, तो रिवाइज्ड थ्योरी बनी, जो डाल्टन की रिवाइज थ्योरी बनी, उसी को क्या बोलते हैं? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं. ठीक है. एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो डाल्टन था ना, इसने एक्सप्लेन तो कर दिए थे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, तो एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन ये फेल हो गया था एक्सप्लेन करने में लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को. लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. और भी इसने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी. इट कोड नॉट एक्सप्लेन कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं हैव द डिफरेंट मासेस एंड साइज, कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम के डिफरेंट मासेस और साइज के होते हैं. एंड इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेज दैट बाइंड्स टुगेदर द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. वो फोर्सेज, नेचर ऑफ फोर्सेज को भी बताना भूल गया था कि जिसकी वजह से दो एटम एक मॉलिक्यूल में आपस में क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं, बाइंड होते हैं एक तरह से. ठीक है. तो ये कुछ लिमिटेशंस को देखते हुए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी. और 20th सेंचुरी में आफ्टर द डिस्कवरीज ऑफ द रदरफोर्ड, नील बोर, एक जो थ्योरी फिर से पोस्टुलेट की गई, वो कौन सी थी? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी. ठीक है. तो देखो, इसमें एटम को बोला कि इंडिविजिबल मैटर जो है इंडिविजिबल पार्टिकल से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल. एटम को ज़्यादा हम इंडिविजिबल नहीं मान सकते, मतलब ज़्यादा समय तक इंडिविजिबल नहीं माना गया. इसको क्यों नहीं माना गया? क्योंकि जो एटम्स है उसके फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. आपको पता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. आपने बोर मॉडल पढ़ाई था ना, बोर मॉडल ने यही कहा था हमारे को कि सेंट्रल जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है वो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. तो एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल. ठीक है. उसके बाद देखिए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट इन शेप, साइज एंड मास. वही बात आ गई, इसने ये तो बता दिया कि सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे ना वो आइडेंटिकल होंगे, चाहे शेप हो, चाहे साइज हो, चाहे मास हो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो. इन सभी के बेसिस पर हम इसने बोला कि जो सेम एलिमेंट के एटम है वो आइडेंटिकल होंगे. बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा आइडेंटिकल हो. ये सेम एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते. जैसे कि आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स में आपको पता होगी क्लोरीन जो है उसके दो आइसोटॉप रहते हैं. क्लोरीन 3517 और दूसरा क्या रहता है? क्लोरीन 3717 रहता है. एलिमेंट तो अभी भी सेम है, लेकिन इन दोनों का जो हमारा मास है वो क्या हो गया? चेंज. इसका 35 है, इसका क्या है? 37 है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट. सेम एलिमेंट के एटम को वो सेम बोल रहा था, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स वो क्या बोल रहा था? डिफरेंट बोल रहा था. अब लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हमेशा भी क्या हो? डिफरेंट हो. वो सिमिलर भी हो सकते हैं. तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बताया कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट मे हैव द सिमिलर वन भी हो सकते हैं. जैसे आइसोबार में आप देखें तो क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तुम्हारा क्या रहता है? डिफरेंट रहता है, लेकिन मास नंबर क्या रहता है? सेम रहता है. एग्जाम्पल इसका आइसोबार को आपको पता होगा, सोचिएगा आप आइसोबार का क्या एग्जाम्पल है. ठीक है. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन. एटम एक छोटी यूनिट होती है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में टेक पार्ट करती है. आपको पता है कि एटम्स जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, है ना. तो इसलिए एटम को क्या बोला गया? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशंस. ठीक है. अब यहाँ पर भी यही बात थी. मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ऐसा इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं है इस पोस्टुलेट के अंदर. इसमें भी यही बात है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल
combinations, their chemical reactions. Clear? Now coming to our next postulate, atoms of two or more elements combine in a fixed ratio. अब आपको पता है कि कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब एटम्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर कंबाइन हो जाते हैं बाय देयर मासेस, तो क्या बनते हैं, वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं. और जो रेशियो उसने बोली थी, उसने बोला था कि सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे. कंपाउंड बनाने के लिए जो एटम्स हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर क्या होने वाले हैं, कंबाइन होने वाले हैं. जैसे आप देखो वाटर का क्या होगा, 1:8 में होता है, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है. हाइड्रोजन का एक एटम का 2 होता है ना, हाइड्रोजन का मास, और एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 हो गया. तो क्या बन गया यहाँ पर 2:16 बन गया, मतलब 1:8. तो सिंपल होल नंबर रेशियो है. लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो उसमें जो रेशियो है वो क्या रहने वाली है, सिंपल रहने वाली है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसने दिया C12H22O11, तो इसमें रेशियो क्या बने, 12, 22, 11. तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो तो नहीं है ना ये. तो इसी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में पॉस्टुलेट डाला गया कि द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट बी ऑलवेज सिंपल, कि वो हमेशा सिंपल नहीं होगी. इट इज़ नॉट नेसेसरी एज सच. एटम्स के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एटम ना ही क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड होते हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल और द केमिकल चेंज. जब भी कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होता है, उसने बोला कि एटम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते. ठीक है, लेकिन मॉडर्न ने क्या बोला कि एटम ऑफ द वन एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट. एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज हो सकता है. मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है कि एटम का जो है कन्वर्जन हो सकता है दूसरे एटम के अंदर. कैसे हो सकता है, जैसे हमने क्या करा, हम यूरेनियम 235 ले लें, जो यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है यूरेनियम 235. तो यूरेनियम 235 के ऊपर जब हम न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं तो उससे क्या बनता है, बैरियम और क्रिप्टोन बनते हैं. तो मतलब एटम तो क्या हो गया, जो न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट से दूसरे एटम की फॉर्मेशन कर ली उसने. तो एटम ऑफ द वन एलिमेंट में भी चेंज, वो चेंज हो सकता है इनटू द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया था. ठीक है, आपने न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शंस अगर क्लास 10 में स्टडी करी होंगी तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियर फिजन के अंदर हम यूरेनियम 235 की रिएक्शन पढ़ते थे, जिसमें न्यूट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट के साथ वो बैरियम और क्रिप्टोन के अंदर स्प्लिट हो जाता था और बहुत सारी हाई ट्रिमेंडोस अमाउंट में एनर्जी हमारे को प्रोवाइड करता था. ठीक है, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ किया जाता है उसको. क्लियर. उसके बाद है हमारा लास्ट पॉस्टुलेट, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम. ये हमारी बोली किसने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ क्या इन्वॉल्व करती है, कॉम्बिनेशंस को इन्वॉल्व करती हैं, सेपरेशन को इन्वॉल्व करती हैं और एटम के रीअरेंजमेंट्स को इन्वॉल्व करती हैं एंड नथिंग मोर. लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि एटम्स कैन बी, मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी. एटम का जो मास है उसको एनर्जी में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. एक्चुअली किस बेसिस पे बोला गया, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन रिलेशन के ऊपर ही बोला गया. ये जो रिलेशन होता है हमारा क्या होता है, आइंस्टाइन रिलेशनशिप होता है. आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. उसने हमारे को क्या दिया था, रिलेशन दिया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ये एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास या मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ आइंस्टाइन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ठीक है, तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स थे किसके, हमारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के. और उसके बाद जो कौन सी थ्योरी आई थी, हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई थी हमारी उसके बाद. क्लियर. तो इसका लास्ट पोस्टुलेट आपको पता चल गया. आइंस्टाइन ने क्या बोला कि मास जो है एटम का वो किस में चेंज हो सकता है, एनर्जी के अंदर चेंज हो सकता है. जैसे वही एग्जांपल है ना कि हमारा कि यूरेनियम 235 है, जब उसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन के साथ बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं तो एटम भी दूसरे बन जाते हैं, बैरियम और क्रिप्टोन बन जाते हैं और साथ में बहुत सारी हाई अमाउंट में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है. इसका मतलब कुछ मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन रिलेशनशिप. ठीक है, तो ये आपकी थी डाल्टन वर्सेस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. ओके, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अब स्टडी करने वाले हैं आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में. क्लियर.